हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ऐसे बेबाक लोगों की बात आप तक पहुंचाते हैं जिससे आपके ऊपर जो गोदी मीडिया का असर है वो किसी हद तक कुछ कम हो सके और कुछ इंफॉर्मेशन को गहराई तक आप समझ सकें। हालांकि पूरी कोशिश हो रही है कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके। अगर ऐसा ना होता तो अडानी के जरिए मुल्क को जो चूना लगा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको रोजाना अपडेट होती, और वो अब बंद हो चुकी है तकरीबन। अब आपको कहीं नेशनल मीडिया में उसके बारे में खबर नहीं मिलती, हालांकि वो अब तक का शायद सबसे बड़ा धोखा है मुल्क के साथ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़े लेखक भी हैं, इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं और सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CY चंद्रचूड़ आए हैं, उन्होंने कुछ जरा सुप्रीम कोर्ट का कोई रुख एक खास एक तरह से दिखाया कि इंसाफ किया जा सकता है। इस मुल्क में अभी इंसाफ की हुक्मरानी होने के इम्कान हैं। अभी तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर 3 बड़े फैसले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाम बदलने वाले कमीशन के लिए जो पटिशन दाखिल की गई थी बीजेपी के किसी सदस्य के जरिए, उसको रिजेक्ट किया। उसके अलावा अडानी का जो ये घोटाला घपला है उस पर जांच कमीशन बिठाने की बात कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कैसे होगी उस पर भी बाकायदा ऐसा पैनल बनाया जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे उस फैसले में। ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर फैसला कर लिया जाए और जो सरकार चाहे उसको तैनात कर दें। जनाब राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त रुख कुछ सामने आया है, एक के बाद एक 3 फैसले जिनको अभी मैंने जिक्र किया है, इसको देखते हुए आपको मुल्क के मौजूदा हालात में क्या क्या कुछ महसूस हो रहा है? आने वाला वक्त कैसा होने वाला है? देखिए काज़मी भाई, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये तीनों जजमेंट एकदम बहुत तारीफ़ काबिल हैं। और जो पहले सुप्रीम कोर्ट में डगमगाहट दिख रही थी, थोड़ा एक झुकाव दिख रहा था, सरकार का दबाव दिख रहा था, वो आजकल शायद कम है। तो उतनी बात के लिए मैं तारीफ़ करूँगा कि फैसले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही देना चाहिए। जो पहले सरकार के दबाव में फैसले कुछ दिए गए वो गलत थे। अभी ये बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, संविधान को बचाना, उस भूमिका को वो सीरियसली ले रहा है और उसी के चलते ये बेहतरीन जजमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। अभी ये जो अडानी वाला मामला है जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी का नाम नहीं लेंगे, और हम उन्होंने एक ही बात सबसे अहम सवाल किया है कि मोदी जी ये बता दें कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है। और अब वो बाकायदा कैम्ब्रिज में भी जो उन्होंने स्पीच दी है राहुल गांधी ने, उस बात को उन्होंने फिर दोहराया है। मोदी जी उस पर नहीं खुल करके बात कर रहे, ना पार्लियामेंट में, ना कहीं बाहर, ना ही किसी एकेडमिक तरीके से किसी की तरफ से भी उस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं हो रही। इस पर जांच का बिठाना, जिसके लिए जांच के लिए अब तक सरकार राजी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। लगता है ये तो बिल्कुल हालात को बदलने वाला है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपने अडानी मुद्दे की बात की तो मैं उसमें 3-4 बातें जोड़ दूंगा कि पहले तो एक अभी जब इतना बड़ा घोटाला सामने आया, उसके 1-2 साल पहले से भी राहुल गांधी इस पर बात कर रहे थे। अगर आप ख्याल करें तो वो एक अपोजिशन लीडर थे जो बेबाक तरीके से अडानी और मोदी के संबंध और अडानी की एकदम बेतहार जो फैलती हुई इनकम, इसके बारे में उन्होंने पहले भी बात की। और अभी उन्होंने बिल्कुल न डरे पार्लियामेंट में यही बात रखी। अब ये बात और है कि पार्लियामेंट में स्पीकर इनका है, तो उन्होंने इनकी बात को पार्लियामेंट से हटा दिया। और कैम्ब्रिज में जाने का एक फ़ायदा वो ये है कि वहाँ से जो बात रखे उनको इनको दबाने का कोई तरीका नहीं है। और आपने ये भी बात अपनी टिप्पणी में अच्छी रखी थी कि अभी अडानी के मुद्दे को
अखबारों के फ्रंट पेज से हटा दिया गया है। यहाँ मैं इसको दूसरे मुद्दे के साथ जोड़ना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो तो एकदम बिल्कुल संविधान के रास्ते पर है और होना भी चाहिए। अगर देश का इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें आम आदमी जो LIC में पैसे लगाता है, जो SBI में पैसे लगाता है, सबसे बड़ा नुकसान तो उसी को होगा और बाकी लोगों को भी होगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो एक वास्तविक पहरेदार का रोल है तो उसने निभाकर ये बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से देश को एक राहत दी है। इसकी तारीफ भी होना चाहिए, ये सही फैसला है और उम्मीद की जाना चाहिए कि इस प्रकार की इंक्वायरी से कुछ सच्चाई सामने आएगी। लगे हाथ मैं एक और टिप्पणी कर दूं कि आपने जो दूसरे फैसले की बात की कि दूसरी जो चीज़ चल रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अब मनीष सिसोदिया का जो भी मामला हो, एक बात सच है, उस मामले को ऐसे मौके पर सामने लाया जा रहा है जहां एक बड़ा घोटाला नज़र में था। तो मनीष के केस को लाके वो बड़े घोटाले को पीछे छुपाने की भी कोशिश हो सकती है। तो इस पर भी देखिए कि एक महाचोरी है अडानी की और सिसोदिया पे तो अभी सिद्ध नहीं हुआ चोरी है कि नहीं है, उन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया, पर उसको इतना हाईलाइट किया गया कि वो अडानी की जो चोरी नहीं, घोटाला, डाका, आप जो भी कहें, वो भी अभी पीछे के पन्नों पे चला गया है। इसमें तो खैर गोदी मीडिया वैसे ही सरकार को सलाम करता रहता है और सरकार मोदी के सामने झुकती है, अडानी के सामने झुकती है, तो गोदी मीडिया भी उसी प्रकार की राहत लेता है और उनको एक मनीष सिसोदिया एक अच्छा बहाना मिल गया कि देखो भाई इधर घोटाला है। अब ये घोटाला है कि नहीं है वो तो पक्का नहीं है, कितना बड़ा घोटाला वो दूसरी बात। और मनीष सिसोदिया का जो पूरा कुछ है वो अडानी के इसके सामने अगर है भी सही, मुझे कुछ उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा, तो एक छोटा मामला है। जैसे अगर अडानी का 100 है और बाई चांस अगर मनीष सिसोदिया का है भी सही तो 0.5 से ज़्यादा नहीं होगा। वो एक्सटेंड में बता रहा हूँ। तो उस 0.5 को जो सस्पेक्टेड है उसको ये इतनी बड़ी प्रोजेक्शन दे रहे हैं ताकि उनका मुख्य जो मालिक है अडानी, जिनके प्लेन पे बैठकर घूमते हैं जनाब, तो उसको कैसे तो भी छुपाया जाए। अच्छा, एक चीज और, मैं कभी कभी जब गाड़ी में चलता हूं तो FM रेडियो ऑन कर लेता हूं और उसमें इस वक्त भी जबकि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी रकम जीरो हो गई और ऐसे वक्त में जब SBI अपनी पासबुक पर लिख के देता है कि 5 लाख की गारंटी है, इससे ऊपर कितना भी पैसा आपका हो कोई गारंटी नहीं है, यानी डकैती की पूरी तैयारी है, किसी भी दिन वो खबर आ जाएगी। ऐसे वक्त में LIC में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही जोरदार एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन भी चला रही है सरकार, यानी अब भी लोगों को यह कहने की कोशिश कर रही है कि आप पैसा यहीं लगाओ, हम फिर दोबारा यहां से साफ कर देंगे, शायद ऐसा कुछ। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात नहीं लगती कि आमतौर पर ऐसे वक्त में इस तरह की कैंपेन जरा ठहरा दी जाती है, रोक दी जाती है, ये कि जरा डस्ट सेटल हो जाए। लेकिन अजीब बात है कि उसकी इमेज बिल्डिंग उसी तरह से जारी है। देखिए, ये सरकार की 2 नीतियां तो साफ हैं। एक तो इसका मुख्य ध्यान जो है वो अमीरों को अमीर बनाने में है और अमीरों में से भी एक अडानी उनका एक बिल्कुल फेवरेट बॉय, जिसको कहते हैं ना लाडला बेटा, वो रोल हो रहा है। तो इसलिए इस समय LIC में इन्वेस्टमेंट मंगाने की बात, यानी ये तो लोगों के लिए आत्महत्या के समान है कि भाई वो ऑलरेडी लाखों करोड़ से वो डुबा दिया उसको, वो पैसा आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है और उस पर आप उसमें और पैसा मंगा रहे। तो यानी लोगों के जेब के पैसे को अडानी की तिजोरी में पहुंचाना, ये एक वाया मीडिया के माध्यम से ये बात की जा रही है। और ये ऐसी सरकारें जो फिर से मैं ले आता हूँ उस बात को कि जो मज़हब के नाम पे सरकारें चलती हैं, उनको आम लोगों की जो वेलफेयर है उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती। फ्री राशन ले लो, कुछ छोटा मोटा गैस की सब्सिडी कभी दे दिया, वो भी खैर आजकल तो गैस की सब्सिडी भी नहीं है। तो ऐसे चीज़ें जिनमें उनके झोली में कुछ डाल दिया कि आप चुप रहो, ये उनकी नीति रहती है। और अमीरों की तिजोरी में जितना माल भरा जा सकता है, क्योंकि वही माल इनके भी काम में आता है, जब ये चुनाव लड़ते हैं उसी पैसे से लड़ते हैं,
तो इसलिए आप देखिए, आज अगर तुलना की जाए तो ये जो अडानी जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके पास जितने रिसोर्सेस हैं, बाकी पार्टियां वो रिसोर्सेस के सामने टिक ही नहीं सकती। तो लोग कितनी भी कोशिश करें कि भाई ये अच्छे दिन वाली सरकार से हम तंग हो गए और ऐसे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए, उन्होंने अच्छे दिन का भी प्रमोशन कर दिया, अच्छे दिन का अमृतकाल कर दिया। और वो अमृतकाल लोगों को कैसे महसूस हो रहा है, तो ये मैं काज़मी भाई, ये गहरी बात ये भी है कि जो सरकारें एक संकीर्ण सोच, नैरो थिंकिंग के आधार पर चलती हैं, उनको आम लोगों की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बड़े पूंजीपति रहें जिनका पैसा इनके चुनाव में काम आ सके, जिनके आधार पे खुद की सत्ता को बनाए रख सके, ऐसी इनकी नीतियां हैं और उस आधार पे चल रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और वो उस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आए, उस पर अमल हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, एक अभी हम सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में जो बात कर रहे थे उसमें एक बयान आया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित का, जो कुछ महीने पहले रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका ने अच्छे से मुकाबला किया है दबाव का। तो सरकारी दबाव का वो भी कर रहे हैं। हमें वो याद है जब 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, और उसमें इत्तेफाक से वो जज भी मौजूद थे जो बाद में राज्यसभा में चले गए। लेकिन ये एक ऐसी हालत है जब जजों के, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज तो एक वो स्टेटस है जो फैसले की आखिरी उम्मीद होती है लोगों की। जी। वहां का जज ये कह रहा है कि दबाव को हमने एक तरह से मुकाबला किया। तो ये आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या है ये इतनी हालत में मुल्क क्यों चला गया? आखिर क्या है, कहां तक इसको बर्दाश्त करेंगे? देखिए, अब ये सरकार पिछले 9 साल से है और लगातार 9 साल से ऐसे जजेस, चीफ जस्टिस कई बार आए हैं जिनकी रोटी इनके साथ सिकती थी। कोई गवर्नर बन गया, कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया, और कई शायद उनकी खुद की भी विचारधारा थोड़ी ढीली ढाली होगी, जो संविधान के मूल्यों को उतना न मानती होगी, और खुद की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने कई बार ऐसे जजमेंट किए। तो ललित साहब जो कह रहे हैं उसमें 2 भाग हैं। एक तो अभी तक जो फैसले आते थे उसमें सरकार का दबाव बना हुआ था और वो कई प्रकार से वो दबाव बना हुआ था। अब दूसरी बात कि वो दबाव को रोकने के लिए अभी जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनका इसमें बहुत रोल है। और क्योंकि एक लीडर जब एक रास्ता बता देता है तो फिर बाकी जजेस भी अपनी निष्पक्षता से सामने आने की कोशिश करते हैं और वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मजबूती में एक बहुत बड़ा कदम होता है। अच्छा, एक और खबर आ रही है, मैं समझता हूँ उस पर भी आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तमिलनाडु में बिहार के जो काम करने वाले लोग हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, उनकी पिटाई की खबरें कुछ आ रही हैं और उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि ये झूठी वीडियो फैलाई जा रही है। तो ये क्या बिहार को बदनाम करने की कोशिश या कोई इलेक्शन जीतने की कोशिश, क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि इस वक्त इस पर चर्चा हो रही है, हमने सोचा आपसे भी कुछ पूछ लिया जाए। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहां ये मजहब नाम की सियासत नहीं घुस पा रही और ये उसको भी तोड़ना चाहती है। तो कोई ना कोई मुद्दा खड़ा करके, क्योंकि ये बीजेपी के जिस लीडर ने इस प्रकार का ट्वीट किया, वो ट्वीट तो उसने बहुत नुकसान कर दिया। अब नुकसान ऐसा होगा कि बिहार के 10 लाख के करीब वर्कर्स तमिलनाडु में काम करते हैं। वो तमिलनाडु अगर छोड़कर बिहार में आए तो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, फैक्ट्रीज़ का क्या होगा? और देश के अंदर के 2 प्रदेशों को लड़ाना, अब एक तरफ तो ये धर्म के नाम पे लड़ाते, अब दूसरा हो गया राज्य के नाम पे लड़ाते। भारत तो एक राज्यों का फेडरेशन है, उसमें सभी के कोऑपरेशन से ही बात आगे चल सकती है। तो उसमें जो ये इनके नीति का अगला भाग है। क्योंकि देखिए, आप एक बार बांटने की राजनीति करें
तो मजहब से चालू होगी, फिर मजहब के अंदर के कुछ लोगों में होगी, फिर वो जाति के ऊपर बांटेगी, फिर अभी भाषा के नाम पे बांट रही, राज्य के नाम पे बांट रही। तो इस प्रकार की राजनीति का एक ये एक्सटेंशन है, एक ये विस्तार है जो हमको देखने को मिल रहा है। जबकि डीएमके के वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है और ये जानबूझकर इस अफवाह को फैलाया गया है ताकि बिहार के वर्कर्स को परेशानी हो, वो वहाँ से जाएं और बिहार और तमिलनाडु के संबंध बिगड़े। ये जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे जो देश के बनने की तरीका है वह सभी राज्यों के लोगों में मेल जोल, प्रेम मोहब्बत, और बिहार के वर्कर्स देश भर में कई जगह पे काम करते हैं, तो उनको निशाना बना के दो राज्यों के बीच में, खास तौर से वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पैर नहीं जमा पा रही, ये उनकी एक चालाक कोशिश है कि इन दोनों के बीच में एक समस्या खड़ी करके अपना वोट बैंक इधर बिहार में मजबूत किया जाए, ऐसा कुछ उनकी चाल होगी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी हरियाणा और राजस्थान के बीच में टकराव है जुनैद और नासिर के केस के मामले में। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में सीमा विवाद को बहुत बढ़ाया गया, जहां दोनों तरफ पार्टी की, बीजेपी की ही हुकूमत है। उधर असम और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ भी उस तरह की चीजें हुई। तो यह यूनियन ऑफ इंडिया का जो बेसिक फाउंडेशन है उसको हिला करके आखिर क्या कुछ बीजेपी क्या कुछ हासिल करना चाहती है? ये तो बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया जिसे कहा जा सकता है, उसी के खिलाफ सारी कार्रवाइयां। मैं आपसे सहमत हूँ, ये आइडिया ऑफ इंडिया के विरोध की बात है। तो अलग अलग राज्यों में जहाँ इनको फायदा, ये अपना संकुचित फायदा देखना चाहते हैं, लिमिटेड फायदा। जैसे अभी तमिलनाडु में ये करके उनको बिहार में फ़ायदा हो सकता है, आसाम में करके किसी और राज्य में फ़ायदा हो सकता है, आसाम में फ़ायदा हो सकता है। तो वो एक अपने इनको, क्योंकि भारतीय जो हमारा राष्ट्रवाद है, जो सब नागरिकों को बराबर की तरफ से देखता है, सब राज्यों को बराबर की तरफ से देखता है, इनके लिए महत्व क्या है कि कैसे भी करके सत्ता में आएँ और अपने एजेंडा को लागू करें। तो उसके चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक हो, या फिर ये तमिलनाडु का मामला हो, या फिर असम का मामला हो, ये सब मुद्दों को ये जानबूझकर खड़ा करते हैं और इससे अपने सत्ता की रोटियों को सेकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये गहराई से मालूमात अब ना तो हमें अखबारों में मिलती है और ना ही टेलीविज़न पे, तो हम बिल्कुल उम्मीद ही ना करें, क्योंकि शाम होते ही वो नफरतों के नारेबाजियों के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता। तो आप अपनी सोच समझ खुली रखें, किसी के भी अंधभक्त ना बने, देश की भलाई के बारे में सोचें, देश के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है, आपके अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, किचन के खर्चे के लिए। ये सारी चीजें हैं जो हर एक को बेचैन किए हुए हैं। उस सब से कैसे निकला जाए उसके बारे में गौर करें और मिलकर के काम करें, ताकि शायद असली वाले अच्छे दिन आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।